आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रोज़ खुद से मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। देखो, मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है? हर क्वेश्चन आपको अलग-अलग टॉपिक से मिलता है। तो आपका माइंड बिल्कुल चेंज होता है कि इस क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट लगाएँ तो अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें कैसा को कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करते हैं तो चैप्टर वाइज करते हैं तो उसको पता है परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट ही लगेंगे, सीआई कर रहे हैं तो सीआई ही होगा। लेकिन मॉक टेस्ट में आपको हर क्वेश्चन में आपके दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसीलिए अब आपको मॉक टेस्ट देना बिल्कुल जरूरी है। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट नंबर आज जो हम लोग करेंगे 30, उसमें आपको हर क्वेश्चन को खुद से पढ़ने का कोशिश करना है और खुद से समझने का कोशिश करना है। और फिर हर क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करेंगे, जहां पे आपका टारगेट रहेगा कि हम कुछ भी करें, कैलकुलेशन कम होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी से ही ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बताइए। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप एक एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप दो उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? हमें एग्जाम में करना है, आंसर लाना है, कम समय में लाना है। एलसीएम क्यों लेंगे? जब दो दिया गया है तो हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? बोलेंगे पाइप वन और पाइप टू जब साथ में खोल देंगे तो कितने देर में खाली करेगा? सिंगल सिंगल अकेले अकेले दोनों 6 घंटा 18 घंटे में कर रहा था, तो दोनों गुना कर देंगे। 6 गुने 18 भागा, दोनों को जोड़ेंगे, 18 6 24। 6 से काटेंगे 4 बार में, 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 0.5 चौक 20। इसका मतलब कि दोनों पाइप को अगर साथ में खोल दिया जाएगा तो 4.5 घंटा में टंकी को खाली कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और रेलवे का तो ये फेवरेट टॉपिक है। दिया गया आंकड़ा है जिसमें माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। बहुलक तो बहुत आसान होता है और माध्यिका भी उतना ही आसान होता है। तो बहुलक क्या होगा? दिए गए डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो देखते ही नजर आ रहा है कि देखो सर, 3 1 2 3 सबसे ज्यादा बार 3 दिख रहा है, अलग से ही दिख रहा है। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में बहुलक 3 है, क्योंकि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ माध्यिका और बहुलक उसी ऑर्डर में आपको आंसर बताना है। पहले माध्यिका का वैल्यू, फिर बहुलक का। तो दूसरा वैल्यू क्या है? बहुलक। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। हमारा बहुलक निकालने से दो ऑप्शन हम काट दिए। आप समझ सकते हो कि दो ऑप्शन काटने से बेनिफिट क्या हो गया होगा। अब अगर हम क्या निकालें? मीडियन निकालें। ये क्या होगा? बोलेंगे देखो, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट है। 10 का आधा करो तो 5 होगा। हमें जो मीडियन निकालना, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ का अगला क्या होगा? सिक्स्थ टर्म, डिवाइड बाय 2 कर देना। ठीक है। लेकिन ये कब तब करना है जब दिए गया जो आंकड़ा है उसे हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। मतलब पहले सबसे छोटका, फिर वही से छोटका, फिर वही से छोटका, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन हमें मीडियन निकालने के लिए बस फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म चाहिए, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे लेकिन छठे टर्म तक ही लिखेंगे। चलो लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है? 2 है। 2 कितने बार है? 2 बार है। फिर क्या है? 3 कितने बार है? 3 बार है। 3 कितने बार है? 3 बार है। टोटल हम कितना लिख दिए? 5 लिख दिए। 3 के बाद क्या है? 4 नहीं है, 5 है। हम टोटल कितना? 6 तक लिख दिए, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म चाहिए। पांचवा टर्म कितना है? 3। छठा टर्म कितना है? 5। तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 4। 5 और 3 का एवरेज कितना होगा? 4 ही होगा। आप यहीं पे मौखिक बोल सकते थे।
तो हमारा माध्यिका कितना आया 4 और बहुलक कितना आया 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप 3√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात है, बताइए हाइट क्या होगा? कैसे निकालेंगे? आप अपने माइंड में जैसे क्वेश्चन पढ़े तो वो हर कॉन्सेप्ट को याद करिए जिससे ये क्वेश्चन बने, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट लगाइए जिससे ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाए, आसान, कम समय में बने। हाइट बोल रहा है मतलब कि यही हाइट होगा, बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए बी सी, ये डी होगी। हमें ए डी का वैल्यू बताना है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया गया 3√3, इसका मतलब 3√3। ये भी 3√3, बी सी भी 3√3। अब आपको पता है ना कि समबाहु त्रिभुज में कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। पहला, तीनों भुजा बराबर होंगे। तीनों भुजा बराबर मतलब कि तीनों कोण बराबर होंगे। सामने वाले वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये 90 डिग्री होगा। ये भुजा को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में, और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल भी बराबर पार्ट में बढ़ जाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल। ये 90 है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के हर एक भुजा कितने होते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। ये कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ 3√3 है तो बी डी लेंथ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3√3/2 हो जाएगा। बी डी लेंथ कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, ए डी निकालने के लिए बी ए का स्क्वायर में से बी डी का स्क्वायर घटा देगा, कर लेगा। कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, और एग्जाम में कैलकुलेशन करने से बचिए, क्योंकि दिमाग अगर आपका थकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम बोलेंगे देखो यार एग्जाम है, त्रिकोणमिति हम पढ़े हुए हैं, हमें ये पता है, हमें ए डी निकालना है। ए डी और ए बी का रिलेशन किस कौन बताता है, एंगल 60 है तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे ए डी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है, साइन, तो साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ए डी बट्टे ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है, 3√3 है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू ए डी बट्टा 3√3 हो जाएगा। यहां से अगर हम ए डी निकालना चाहें, ये 3√3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, तो 3 गुने √3 3 होगा, 3 3 9, 9/2, 9 का हाफ कितना होगा, 4.5। 9 रुपये का आधा 4.5 रुपया सेंटीमीटर में, तो 4.5 सेंटीमीटर। मत निकालना, ये मौखिक आप कर सकते हो या कम से कम लिखना पड़ेगा। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर एग्जामिनर थोड़ी देगा कि हम लिखेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 30 और, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आप रेशियो से भी कर सकते थे, अगर आपको ये रेशियो पता होता 30 डिग्री, या ऐसा बताइए ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, ये कितना हो जाता है 2। इस कंडीशन में AD हो जाता है √3, एक यूनिट का वैल्यू 3√3 होता, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या होता, √3 से गुना हो जाता, तो 9/2 कर लेते अगर ये रेशियो पता होता। बट हम वो सजेस्ट नहीं करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना। ये बताइए दो संख्याओं का HCF 30 और LCM 2310 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। बोलोगे सर बहुत आसान है क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते दो संख्या A गुने B है बराबर LCM गुने HCF होता है। सर हम यहाँ पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे एग्जाम में आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सही आंसर लाना और कम समय में लाना। सर देखो एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या हमें बताना है, दूसरी संख्या इसी में से होगा। HCF क्या होता है बताओ। हम जिस संख्या का HCF निकालते हैं, जिस संख्या का HCF निकालते हैं
जो HCF आता है उससे वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होता है। अगर हम बोले कि HCF 30 है, इस 30 से ये जो HCF आया होगा 210 और इनमें से किसी संख्या से का होगा HCF 30। इसका मतलब कि 30 से हम 210 को भी विभाजित करेंगे तो कटना चाहिए, कट रहा है। और जो दूसरा नंबर होगा वो भी 30 से विभाजित होना चाहिए। बोलेंगे सर 30 से विभाजिता का नियम होता है 10 गुने 3, 10 से कटना चाहिए, 10 से यूनिट डिजिट 0 सब जगह है, मामला सेट नहीं हो रहा है। 3 से चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, 5 5 10 3 से नहीं कट रहा है, 2 2 4 3 से नहीं कट रहा है, तो कैसे ये कटेगा 3 से, 4 4 8 3 से नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 30 से कहाँ कटेगा, ये तो 3 से कट रहा है, 3 3 6, या एक ही ऑप्शन बचा लगा देते हैं, 3 3 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या 3 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इसका मतलब 30 से भी कटेगा। बस बाकी आपको ए गुने बी, ए का वैल्यू 210 है, बी निकालना है, एलसीएम 2300 कितना है 10 है, HCF 30 है, कैलकुलेट करेंगे निकालेंगे, वाह निकल गया दिमाग। उस टाइम में 23 आपको 33 की तरह दिखता है एग्जाम हॉल में, 10 बार ऊपर नीचे करेंगे सर कि 23 लिखा है कि 33 लिखा है, बताइए ये क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है, आगे क्या बोला, तो समान धनराशि एवं समान दर और पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है अपना 3783, तो उसी प्रिंसिपल पे उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के से उतने ही समय 3 साल के लिए CI नहीं SI कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। आइए समझाते हैं। देखिए आपको SI जो निकालना होगा, आपको तो ये पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल इक्वल इंटरेस्ट लगेगा, मतलब एक साल में 5% तो 3 साल में 15%, ओवरऑल जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 15% हमारा SI होगा। इसका कहने का मतलब ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल जो भी है, राम श्याम मोहन है, उसका 15% निकालेंगे वही हमारा SI होगा। बोलेंगे हाँ, प्रिंसिपल का 15% 15 से गुना कर रहे हैं तो आंसर भी तो 15 से गुना होके आया होगा ना, और गुना से होके आने का मतलब है कि वो 15 से कटना चाहिए, 15 से कटने का मतलब कि 5 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 5 से कौन संख्या कटेगा, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो हर एक जगह पे 0 5, मामला सेट यहां से नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, 3 के पास पहुंचेंगे, सम ऑफ डिजिट 4 3 7 3 से नहीं कट रहा है, 6 3 9 9 8 17 3 से नहीं कट रहा है, 4 3 7 3 क्या होगा, 4 4 8 3 11 3 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, कटेगा ही कटेगा, चेक कर लो, 6 3 9 3 से कट रहा है, फिर 5 से भी कट रहा है तो 15 से भी कटेगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। अब कोई स्टूडेंट बोले सर कहीं 2 ऑप्शन होता तो, अरे तो हम कोई भगवान थोड़ी हैं, 2 होता तो फिर कैलकुलेशन आप देखो इसका कितना खतरनाक है, तब कुछ और तिक्रम लगाते हैं, पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करते। देखिए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 1/20 क्या होता है, 1/20 होता है। बोलेंगे हाँ सर, तो एक साल में हमें 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये क्या अमाउंट है, और प्रिंसिपल 20 होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20 का क्यूब 8000 रेशियो 21 का क्यूब नहीं पता है, बोले थे ना याद करना है 30, 21 का क्यूब मतलब 21 का स्क्वायर 441 गुने 21 करेंगे, आप करेंगे, याद होगा तो बोलेंगे 21 का क्यूब कितना होता है 9261, मतलब कि प्रिंसिपल अगर 8000 होगा तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा 9261। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, घटेगा तो ये आ जाएगा 1261,
ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, कब, CI का। ये वैल्यू कितना दिया गया है, 3783, यही दिया है। बोलेंगे हाँ सर। गुना करिए कितना होगा, काटिए तो। बोलेंगे सर देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है, यहाँ पे 3 है। हम कौन से संख्या से गुना करें कि 1 में यूनिट डिजिट पे 3 आ जाए, तो 3। तो चेक करते हैं, 3 का 3, 36 18 का 8 हासिल 1, 12 3 36 1 37, मामला सेट हो रहा है। 1261 का ये 3 गुना, इसका मतलब कि ये 8000 का भी क्या होगा, 3 गुना। ये क्या 8000 प्रिंसिपल था, 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 24000। अब ये प्रिंसिपल हमारा क्या आया, 24000 आया, आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24000 प्रिंसिपल है तो SI निकालेंगे तो 24000 का 15%। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मौखिक आपको करना तो आएगा नहीं क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं है। 24000 का 10%, एक जीरो हटाएंगे तो 2400, 5% 1200, 2400 प्लस 1200 3600। आप कैलकुलेट करेंगे तो 3600 ही आएगा। दोनों मेथड आपको बता दिया गया है। एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं। ऑप्शन से जाने में कितना टाइम लगा, बताइए। ये क्वेश्चन का जवाब, cos 42 डिग्री बराबर P है तो tan 48 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए। 48 डिग्री तो पता नहीं है, कैसे करें, बोलो। ऑप्शन से तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये देखो, एक बात आपको पता है कि cos 42 डिग्री बराबर हम ये लिख सकते हैं कि sin 48 डिग्री। इसका मतलब कि sin 48 डिग्री का वैल्यू जो होगा वही cos 42 डिग्री का होगा। cos 42 डिग्री का वैल्यू P दिया है, इसका मतलब कि sin 48 डिग्री भी क्या होगा, P होगा। ये हम इसलिए लिखे हैं, इफ A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब कि साइन A बराबर cos B, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। अब ये बताइए, सिंपल आप ऑप्शन को देख लें कि हर एक जगह ऑप्शन अंश अलग अलग है। तो ये बताइए कि साइन 48 डिग्री, ये जो P है, P/1। नॉर्मली अगर हम आपसे पूछे सेन थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे लंब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दोनों P में कंफ्यूजन मत होइए, इसको हम P डैश बोल देते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर P डैश बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। P डैश यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, P। tan 48 डिग्री में P डैश क्या होना चाहिए, P आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में ऊपर में P है, निकाल लेते, हो जाता। अब कहीं वाला क्या बोलेगा कि सर यहाँ से अगर हम B निकाल लेंगे तो B क्या होगा, √H² 1 माइनस P²। तो जब हम tan 48 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या होगा, P/√1 माइनस P² होगा। इसी का झट से एक बता देने कि अगर आपको ये चीज माइंड में ना आए, साइन A बराबर cos B, साइन 48 नहीं डाल पाए तो आप क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, ये 90 डिग्री होगा। cos 42 डिग्री मान लेते हैं, ये 42 डिग्री होगा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है, P है, हाइपोटेनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक त्रिभुज में ये 90 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे 48 डिग्री। हाइपोटेनस आपको पता है, ये क्या है हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अगर हम बोले इसका वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस ABC। हम अगर AB का वैल्यू पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस P² हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल 1 माइनस P²।
tan 48 बताएं, tan 48 क्या होगा, परपेंडिकुलर BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, BC P है, AB क्या है, √1 माइनस पी स्क्वायर। आंसर फिर भी आएगा। आपको जो मेथड पसंद है वो मेथड का इस्तेमाल करके आंसर बताइएगा, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, बताइए। दिया गया है 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का वर्ग का योग बताना है, ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली ऐसी कौन सी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होगा। पहले ये बताइए, बोलेंगे 2 अंकों वाली, पहला तो हो गया 12, तो बोला 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहला संख्या 12 तो 12 का स्क्वायर, अगला 4 से कौन सा विभाजित होगा, 16, 16 का स्क्वायर, मतलब 4 जोड़ते जाएंगे, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 100 एंड 100 चलते जाएंगे, तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 100 कटेगा, 100 3 अंकों वाली हो जाएगी, तो 100 से 4 कम 96, 96 का स्क्वायर। हमें इस सब का सम पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए। देखो एज ए स्टूडेंट अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना रहता तो हम क्या करते, देखते बोलते यार देखो यहाँ पे 4 हर एक जगह पे, तो 4 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर, 2 एंड यहाँ पे 24 का स्क्वायर बचेगा, बोलेंगे हाँ सर। एक बात बताओ मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका वैल्यू कुछ भी है, M है, P है, Q है, 16 गुने M ही हमारा आंसर होगा, 16 से तो गुना होगा, आंसर में जो भी आएगा वो 16 से गुना होके आया होगा। 16 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, वैसी संख्या जो 16 से कटे, 4 अंक चेक करेंगे, बोलेंगे सर कहाँ फंसा रहे हैं, रुको, 8 गुने 2, जो 2 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए तो वो संख्या 16 से कटेंगे, बोलेंगे ठीक है। 2 से हर एक संख्या यूनिट डिजिट क्या है, इवन है, कट रहा है। 8 से कटने का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम, लास्ट के 3 अंक कटना चाहिए। टेंशन नहीं लो, हम आपको 3 नहीं 2 ही से काम चलाएंगे। 8 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या होगा, बोलेंगे सर देखो 3 अंक लास्ट से देखो, देख लिया क्या है, 300 है? तो तीसरा डिजिट कौन सा है, 3 है। 3 कैसा है, ऑड है ना, जब ऑड हो तो लास्ट के डिजिट में 0 0 जो भी लास्ट के 2 डिजिट हो उसमें 4 जोड़ दो, ये कितना आया 4, 4 में 8 से भाग देंगे तो कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ पे देखो 324 है, 3 कैसा है, ऑड है, तो 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 28, ये 8 से नहीं कटेगा ना, 28 नहीं कटेगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। ये देखो 320, 3 ऑड है ना, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, क्या ये 8 से कट रहा है, बोलेंगे हाँ सर ये 8 से भी कट रहा है, 24 से भी 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये कितने से कटेगा, 16 से भी कटेगा। इसको चेक करें, यहाँ पे इवन है, 2 तीसरा डिजिट कौन सा है, इवन है, हम बस 20 को चेक करेंगे, 20 को जब 8 से भाग देंगे तो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा, और जब 8 से नहीं कटेगा तो 16 से कैसे कटेगा, एक ऑप्शन हमारा सही हो गया। मॉक टेस्ट के अलावा हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आप हर एक चीज का रिवीजन भी अच्छे से किया करो क्वेश्चन के माध्यम से। अब बताइए ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे नहीं अगर समझ में आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे, बोले देखो ये तो हमें नहीं पता, हमें तो पता कि अगर 4 का स्क्वायर से शुरू होता, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 100 एंड 100 96 का स्क्वायर, तब हम बता सकते सर हमें इसका फॉर्मूला पता है। लेकिन ये जो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये तो 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, बोलेंगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को सॉल्व करेंगे, उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर घटा देंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि 4 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 100 एंड 100 24 का स्क्वायर होगा, ये माइनस 8 8 64, 4 गुने 4 16, 64 16
80। जो भी इसका वैल्यू आएगा उसमें हम 80 घटा देंगे। बोलेंगे हाँ सर। ये हो गया 4 चौक 16। लगातार संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या होगा? आप बोलोगे सर पता है, एक बार फार्मूला लिख दे। बोलेंगे लिख दीजिए। ये होता n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम n का वैल्यू अगर रखें, ये क्या होगा? 16/6, ये है 6 यहाँ पे लिख दिए। n टोटल संख्या कितना है? 24। 24 गुना 25 गुना 24 दूना 48, 1 49 होगा माइनस 80, यही होगा। अगर हम इसे काटे तो ये जाएगा 6 चौक 24 जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल। ये हो गया 25 चौका 100 गुने 16, 1600। ये क्या आएगा? 1600 गुना 49 माइनस 80, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल। अब देखो कैलकुलेशन देखो आपका कितना बढ़ता है। हम कितना भी शॉर्ट करेंगे फिर भी देखो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 1600 मतलब 16 गुने 5 कितना होगा? 80। और 2 जीरो यहाँ पे हैं, 1 जीरो यहाँ पे है। 80,000 में से हम क्या करेंगे? 1600 घटाएंगे। ये आ जाएगा 1600 गुने 49 का वैल्यू, उसमें से हमें 80 घटाना है। ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 1680। 80,000 में से 1680 घटाना है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप 80,000 में से 1,000 घटाओगे तो 79,000 होगा। 79,000 अब क्या होगा? 78,000 तो होगा, क्योंकि हम 680 घटाने वाले हैं। 78,000 होगा। बचेगा कितना? 1,000। 1,000 में से अगर 680 घटाएंगे तो कितना होगा? 320। 78,320 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बी है। लेकिन कैलकुलेशन भी आपको इस कदर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख के बताइएगा कि बना या नहीं बना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। देखिए एक बात, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी से 4.5 किलोमीटर पर आवर कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से मिलता है। ए की चाल ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा? बताओ। देखो अगर आपको एक बात पता हो तो ये देखिए क्या, ए और बी एक साथ मतलब कि सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं। और जब टाइम सेम हो, पहले हम एग्जाम में कैसे करें ये अप्रोच बताते हैं, फिर हम उसका बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो डिटेल बता देंगे। एक साथ चलने का मतलब कि दोनों का टाइम क्या है? सेम है। और जब टाइम सेम हो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। सेम टाइम पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हो जाता है। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। हम बोले डिस्टेंस ऑफ ए जितना कवर करेगा और डिस्टेंस ऑफ बी जितना कवर करेगा, ये रेशियो इक्वल होगा स्पीड ऑफ ए बट्टा स्पीड ऑफ बी, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। डिस्टेंस ऑफ ए, एक कितना दूरी चलता है? बोलेंगे टोटल दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है। और क्या कर रहा है? एक वाई पर पहुंचने के बाद बी जो है वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलते हैं। मतलब कि जो बी है वो 60 किलोमीटर चला, फिर रिटर्न जब आ रहा है तो 12 किलोमीटर और चला, तो टोटल कितना चला? 72। कौन? बी। बी कितना चला? 72 चला। तो ए कितना चलेगा? बोलेंगे टोटल आपको 60 था तो आधे रास्ते में मिल गया, मतलब कि 12
तो कौन कवर किया है? बी कवर किया है। 60 में से 12 जाएगा तो ए कितना कवर किया होगा? 48। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या होगा? 24 दूना 48, 24 तिया 72। ये जो 2/3 आया है, ये जो आया है 2/3, ये किसका रेशियो आया है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ ए जो आया है वो 2 यूनिट आया है, डिस्टेंस ऑफ बी कितना आया? 3 यूनिट आया है। तो जो डिस्टेंस ऑफ ए और बी का रेशियो होगा वही स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो होगा। बोलेंगे बिल्कुल। तो हम इसको लिखते हैं फिर से 2/3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए की चाल बी से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। कितना यूनिट कम है? 1 यूनिट। कितना कम है? 1 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे किसका स्पीड पूछा जा रहा है? ए का। बताइए ए का कितना होगा? 2 का 4 गुना, इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। ए का स्पीड कितना होगा? 8 किलोमीटर पर आवर। बी का पूछता तो बोलते 12 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का अगर बोले तो 1 मिनट आप पेशेंस से देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो यहीं पे आपको हम थ्योरी बता दें। बताइए, देखिए क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उस चीज को समझिए, या इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट पेज में हम इसी का हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें। आ गया? आइए चलिए देखिए इस चीज में क्या बोला गया, आइए इस चीज को समझ लेते हैं। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से, देखिए 2 सिटी होगा, मान लेते हैं ये एक्स और ये वाई। यहां से दोनों ए और बी चलना स्टार्ट किए हैं। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। तो बोला जा रहा है क्या? देखिए ये जो ए है, ए भी चलना सेम टाइम पे, मान लीजिए कि 12 बजे चलना स्टार्ट किया, टाइम सेम है 12 बजे। ए भी चला, बी भी चला। तो बी जो चला तो बी यहां से वाई पे पहुंचा, वाई से फिर रिटर्न जब आ रहा था तो यहाँ पे पहुंचा। बी जो है यहां से जा रहा है, कलर रेड है, पहुंचा और बी यहाँ पे आके पहुंचा, यहाँ तक चला। ए क्या किया है? ए जो है आपको, बी जितने देर में वाई तक गया, वाई से रिटर्न आ रहा था, उतने देर में जो ए है बस आपको इतना ही दूरी ट्रेवल किया। ए इतना ही दूरी ट्रेवल किया है। कौन? ए। डिस्टेंस ऑफ ए इतना किया है। अब बताइए जो बी है, जो रेड से लिखे हैं, बी यहाँ पे 60 किलोमीटर गया है, फिर जब रिटर्न आया तो यहाँ पे 12 किलोमीटर आ गया। पूरा लेंथ कितना है? 60। तो डिस्टेंस ए कितना चला होगा? ए कितना चला होगा? आप बोलेंगे 60 में से 12 किलोमीटर पे बी से मिल गया है तो 48 चलेगा। चलेगा। जितने टाइम में बी यहां से यहां तक पहुंचा होगा इस पॉइंट पे, इसको हम जेड बोल देते हैं, जेड पॉइंट पे, उतने ही टाइम में जो ए है वो एक्स से जेड तक पहुंचा होगा। टाइम सेम है। तो जब टाइम सेम होता है तो वही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ ए कितना है? 48 किलोमीटर। बी कितना चलेगा? एक्स से वाई तक गया 60 किलोमीटर, वाई से जेड तक आया 12, तो 60 12 72। बाकी तो वही प्रोसेस है। ये आपको समझने के लिए, और एग्जाम में आप बस उतना ही कैलकुलेशन करेंगे। नहीं तो आप इतना लिख के समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी करना है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वह एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। विनोद उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? कामगार मतलब होता है इफिशियंसी। इसका मतलब कि राजू और विनोद, देख रही हो ना विनोद, अगर राजू का इफिशियंसी 3 होगा तो विनोद का इफिशियंसी 1 होगा। 3:1। ये इफिशियंसी है, क्षमता।
टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है टोटल इफिशियंसी, 3 और 1 4 गुना टोटल टाइम, दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहा है? 21 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा यही आ गया कितना? 84 यूनिट। टोटल काम 84 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि विनोद अगर अकेले काम करेगा तो विनोद को कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क 84, विनोद का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। प्रत्येक दिन 1 यूनिट कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा? 84 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये इफिशियंसी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट कर लिया। बताइए इस क्वेश्चन, 200 की राशि को 100% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज होता? बोला जा रहा है कि पहले 10% पे, और बोला यदि ब्याज की दर 20% होती तो कितने ब्याज कितना ज्यादा मिलता, यही पूछ रहा है। बताइए क्या कर सीआई का। आप बोलेंगे सर देखो 10% से 2 साल में कितना परसेंट ब्याज देगा, सक्सेसिव लगेगा, तो x+y+xy/100 से करेंगे। हम बोलेंगे थोड़ा स्मार्ट करो, 10 का स्क्वायर करो 100, 2 डिजिट लिखो 0 0, दशमलव डालो, फिर 10 का डबल करो तो 20, और हासिल 1 था तो 21, तो 21%। ये क्या है, जब 10% का इंटरेस्ट देगा तो 2 साल में 21% ब्याज देगा देगा। और अगर 20% से देता है तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो 400, 2 0, दशमलव, हासिल कितना? 4, 20 का डबल 40, और 40 और 4 44, ये आ गया 44%। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2 साल में हमें 10% के ब्याज से 21% ब्याज मिलता, 20% के इंटरेस्ट से हमें 44% मिलता। कितना ज्यादा मिलता? 21 से आप बोलते 23%, 23% मिलता 2 साल में ज्यादा। इस परसेंटेज का मतलब समझते हैं, मौखिक कैलकुलेशन करना चाहें कि अगर 100 रुपया होता तो 23 रुपया हमें क्या मिलता? ब्याज मिलता। कितना रुपया है? 200, 100 का दो गुना तो 23 का 2 गुना 46, आंसर बोल देते 46 होता। फिर आपको तो लिखने में मजा आता है। प्रिंसिपल कितना था? 200 रुपया, 200 का 23%, 23/100, 100 से 100 कट गया, 23 दूना 46। ये क्या आया? सी आया 2 साल में। जो डिफरेंस आया है वही हमें 46 रुपया ज़्यादा मिला। बाकी गॉड नोज कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि जब ऐप पे क्लास होता है तो बच्चे लोग बहुत जवाब देते हैं। यहाँ पे बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब कि वो संख्या हमें बताना जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से कटे। और इन तीनों का कटने का मतलब कि इनके एलसीएम से भी कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, मतलब एलसीएम बोला निकालने को। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए नंबर से 12, 15, 18 से पूरी तरह कट जाए। और जब 18 आ जाता है, मतलब 9 दिख जाते हैं, तो खुशी आ जाता है कि 9 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 18 में 9 छुपा हुआ है, बोलेंगे हाँ सर। 2 से यूनिट डिजिट इवन है, कोई टेंशन नहीं, कट रहा है सब। 9 से सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, 6 एक साथ नहीं कट रहा है, 2 1 3 9 से नहीं कट रहा, 8 1 9 कट रहा है, 4 2 6, एक और चेक कर लेते हैं, 4 2 6 नहीं कट रहा है 9 से। जब 3 नहीं कट रहा है तो एक ही ऑप्शन बचा है, 180 सही होगा। अगर 2 होता तो फिर हम किसी और के पास पहुंच जाते, विभाज्यता का नियम चेक कर लेते। और जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो आप करोगे 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर एलसीएम भी निकालना बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, आपको करना है। दिया हुआ है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा? बताओ।
ये बोल रहा है महती बहुत तेज है, और एग्जामिनर को ये महती बहुत पसंद है, इसके नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, महती महती महती। पता नहीं ये क्या है। एग्जामिनर का तो मार्केट प्राइस बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पे, अगर मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो मार्केट प्राइस होगा वो 10 होगा, तो 10 का 9/10 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9 हो जाएगा। क्या बोला है एक बार फिर से यहाँ पे लिखो, मार्क प्राइस अगर 10 होगा तो 10 का 9/10 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब महती ने जिसका एमआरपी 10 रुपया था वो कितने में खरीदा? 9 रुपया खरीदा। बोलेंगे बिल्कुल। आगे क्या बोला जा रहा है कि और इसे उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेच दिया। मतलब महती क्या क्या जो खरीद के लाई 9 रुपया में, 10 रुपया की चीज को 9 रुपया में खरीद के लाई, और जो एमआरपी था उस पर 8% फायदा कमा के बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अब देखो ये जो 10 है दशमलव में आएगा, तो दशमलव में जब आए ना तो थोड़ा सा आप क्या करो, अपने कैलकुलेशन को स्मार्ट वे में करने के लिए, ये तो पता है रेशियो है, यहाँ पे भी 1 0 चिपका दो, तो यहाँ पे 90/100 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो 100 पे 8% कितना? 8 होगा 100 का, मतलब कितना में बेचेगा महत्व? 108 में बेचेगा। बोलेंगे हाँ। तो हमसे पूछा जा रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ महती को होगा? महती सामान खरीद के कितने में लाया? 90 में। बेचा कितने में? 108 रुपया में। कितना ज्यादा? 18 ज्यादा। 18 का लाभ हो रहा है। 18 का लाभ किस पे हो रहा है? 90 पे हो रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 18 पंच 90, 20 पंच 100, क्या आएगा? 20% का फायदा होगा। 20% का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इतने आराम से हर एक चीज को समझ के बताने हैं, और आपको भी इतने आसानी से, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन सही करेंगे, और कैलकुलेशन ऐसा करिए जिससे माइंड पे हेडक ना हो। अब देखिए यहाँ पे हम 10 का 8% तो निकाल लेते, लेकिन ये जो दशमलव में जाता ना, ये कैलकुलेशन को एकदम पजल बना देता, और हमें ऐसा काम करना नहीं। ये बताइए यहाँ पे दिया गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 इतना इतना का, हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन में हम क्या होते हैं, जो हमें निकालने को बोलता है वो अंश का निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है? 3, 9, 81 और 27 का, ये अंश का निकाल दिए। और जब एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाला, अगर एलसीएम बोलता तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते, एचसीएफ बोला तो ऊपर वाले का एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। किसका किसका? 2, 8, 16 और 10 का। एचसीएफ क्या होगा वो हम सिंपल, एचसीएफ आपको कैसे निकालना, वो हम मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे 3, 9, 81, 27 सब कट जाए। बोलोगे सर तीन है ना, क्योंकि 3 को काटने के लिए हमें तो 3 का जरूरत पड़ेगा, इससे बड़ा लेंगे अगर 9 ले लेते तो 3 को काट नहीं पाएगा। तो एचसीएफ कितना है? 3। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो अगर एलसीएम जो हम बताए हुए मेथड क्लास में अगर वो अप्लाई ना करो, आप चाहते हो सर पार्ट में कर लो, ये बताओ 2, 8, 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 16 और 10 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे 80। ये क्या आ गया? 3/80। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये आप स्क्रीन पे ही देख के आप बता देते कि 3/80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 3, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड बराबर 6 है, एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू 1 दिया है। जहां दिया गया है हमें बताना है ए बी सी का। एग्जामिनर तेज है कि आपको ए बी और सी का वैल्यू 0 नहीं मानना है, जो ए बी सी 0 नहीं है। कैसे करें? देखो ए बी सी का वैल्यू बताना है, आप माइंड में सोचो कि इसमें हम क्या करें, सोच रहे हो ए बी सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कहाँ से शुरू करें?
अगर आप इसको गौर से देखोगे तो देखो इस वाले लाइन को, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो नीचे में क्या आएगा, बोलोगे ए बी सी, एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ ए होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 20, यहाँ पे क्या बचेगा बी है तो सी ए, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी बराबर 1। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। हमें ए बी सी का वैल्यू बताना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो हमें ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया। फॉर्मूला आपको माइंड में एग्जाम में लाना है तो कौन सा लाएंगे। आप बोलेंगे देखो सर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 6 है प्लस 2। ये बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें निकालना है, जिसके बराबर ए बी सी है। हम बाद में जो यहाँ पे लिखेंगे तो इसके जगह पे हम लिख दें ए बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इसके बराबर ये है। बोलेंगे नहीं। अब देखो 9 में से 6 जाएगा 3 बट्टा 2, ये क्या आ गया ए बी सी का वैल्यू। ए बी सी का वैल्यू कितना आया 3 बट्टा 2, जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नहीं तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालते 3 बट्टा 2 फिर आप यहाँ पे रखते, तो दोनों जगह से बात सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया गया इफ एक्स बराबर इतना इतना तो फाइंड द। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। रूम होम लिविंग जो भी समझे आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एक दिया गया है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे डीआई भी ऐड करते जाएंगे। ये 2-3 अलग से क्लास लेके जिसमें पूरा का पूरा डीआई का क्वेश्चन करेंगे। दिया गया वृत्त ए बी और सी क्रमशः गायकों नर्तकों और अभिनेताओं को दर्शाते हैं। इनकी कुल संख्या क्रमशः 50, 60 और 40 है। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो गायक और नर्तक दोनों हैं परंतु अभिनेता नहीं है। ये देखिए ए क्या है सिंगर है, बी क्या है डांसर है और सी क्या है एक्टर है। बोला जा रहा है ए क्या है अभिनेता गायक नर्तक इतना। ए कितना है 50 जोड़ेंगे, ए कितना है 20 30 20 50 सही है। 60 बी क्या है 60 20 20 40 20 60 बिल्कुल सही है। तो अभिनेता 20 5 5 10 30 10 40 बिल्कुल सही है। जो डाटा दिया गया वही, कभी कभी एग्जामिनर चेंज भी कर देता है, यहाँ पे कुछ देगा और इसमें देगा तो फिर वैल्यू को हम इक्वेट कर लेते हैं। अब दिया इनकी कुल संख्या, हमसे पूछा जो गायक और नर्तक है, मतलब कि सिंगर और डांसर तो हैं बट एक्टर नहीं है। जो सिंगर और डांसर है वो इस वाले पार्ट को बता रहे हैं ना। अगर डांसर भी होता तब ये पूरा पार्ट बताता, ये पूरा पार्ट बताता। तो हमें तो बताने कि जो गायक और डांसर है, सिंगर और डांसर है बट एक्टर नहीं है, तो 15। आंसर क्या होगा? ये इस दोनों के कॉमन में कौन फंस रहा है? 15 फंस रहा। बताइए। दिया गया एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक के शेष भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 45 पृष्ठ अभी भी अपठित है तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? देखो ये अगर इस टाइप के मिले ना तो क्या करो, जो हर है इसका एलसीएम ही मान लो। 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 40। हम मान लेते हैं कि टोटल जो पेज है वो कितना है? 40 है। एक लड़का है, पहले दिन क्या पढ़ा? जितना भी पेज होगा उसका 3/8। तो 40 का 3/8 कितना होगा? 8 पंच 40, मतलब 15 किताब पढ़ लिया है। अब कितना बचा है? आप बोलेंगे 15 चला गया तो कितना होगा? 25 किताब बचा है। अब 25 किताब बचा हुआ है
अब 25 किताब में का अगले दिन 4/5 भाग पढ़ रहा है। अगले दिन 4/5 भाग मतलब कि 25 गुने 4/5 पच्चे 25 20 पेज पढ़ लेगा। टोटल कितना? 20 पेज पढ़ लेगा। ये बताइए टोटल पेज कितना था? 40। उसमें 2 दिन में कितना पढ़ लिया है? 15 और 20 35 पढ़ लिया है। 40 में से 35 चला गया तो कितना बचेगा? आप बोलोगे इस दोनों का सम कितना है? 35। इस दोनों के बीच का अंतर कितना बचा है? 5 पेज। 5 पेज बचा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 5 नहीं 45 बचा है। कितना गुना? 9 पच्चा 45। तो हम जो 40 माने थे तो वो भी कितना होगा? 9 गुना 9 चौक 36 360 पेज। उस किताब में कितना पेज होगा? 360 पेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि साइन 2a बराबर कॉस 75 डिग्री है तो a का न्यूनतम मान बताइए। अभी जो हम बात आपको बताए थे कि अगर साइन a बराबर कॉस b हो, इसका मतलब कि दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। 2a प्लस 75 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहां से a का वैल्यू क्या होगा? 90 में से 75 जाएगा 15, 15/2 7.5 डिग्री। अब स्टूडेंट भीड़ जाएगा उसमें 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। कॉस 75 का क्यों करना है यार? बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 18। बताना है। अब 0.3 के पावर 4 करना है, 0.2 के पावर 4 करना है। थकोगे आप लोग अगर करने जाओगे। थोड़ा सा ये देखो कि अगर हम 0.3 को a बोल दें, अब 0.2 को b बोल दे, तो ये देख रहे a के पावर 4 माइनस एक b के पावर 4, नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। बोलेंगे हाँ सर। ये ऐसा नहीं दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट गया। हम जो माने थे a की जगह पे 0.3, इसका मतलब 0.3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, दशमलव का एक डिजिट है स्क्वायर से पहले, तो स्क्वायर करेंगे तो दशमलव का 2 डिजिट, तो 0.09 माइनस b को 0.2 माने थे, उसका स्क्वायर क्या होगा? 0.04। 9 में से 4 गया 5, दशमलव का 2 डिजिट से 0.05। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। कुछ कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं जो मजा आपको देगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। देखो ये एक इक्वेशन दिया गया, ये इक्वेशन तुम्हें सर्कल का होता है। 2 पॉइंट हैं। ये पॉइंट का मतलब हो कि x कॉमा y दिया गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 दिया गया। आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट सर्कल में कहाँ, अंदर होगा, बाहर होगा या सर्कल पे होगा। कैसे निकालेंगे? ये जो आपको इक्वेशन दिया गया, यहाँ पे x और y का वैल्यू रखिए। x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x के जगह पे 1 रखेंगे तो माइनस का 3, y के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। बोलेंगे हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 1 5 1 6, 8 में से 6 गया, माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5, माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो हम ये बता रहे, मान लो कुछ देर के सेंटर की बात सर्कल की, तो ये सी मान लेते हैं। सी मान लिए हैं। जब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू रखे हैं तो ये क्या आया है? जब एक्स और वाई का वैल्यू रखें तो ये क्या आया है? माइनस का। इस इक्वेशन में जब हम 1 और 2 का वैल्यू रखे हैं एक्स और वाई का, तो -5 आया। -5 का मतलब क्या हुआ पता है? सर्कल में इक्वेशन में बहुत गौर से देखो। इसी ऑप्शन में तीनों पार्ट हम बता दे रहे हैं। एक ये देखो,
जब हम x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और c इज लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 मतलब कि c का वैल्यू निगेटिव आ गया है -5, लेस देन 0, तब क्या होगा, लाई इनसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर स्थित होगा। जब आपको ऐसा कंडीशन आ जाए, ये वाला, लाई आउटसाइड द सर्कल, ये तभी होगा जब c ग्रेटर देन 0 होगा, आउटसाइड द सर्कल। और एक और है, वृत्त पर लाई करेगा, तब जब c इक्वल टू 0 हो जाए। c क्या है, हम ये इक्वेशन को c के बराबर मान लिए हैं, एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे, अगर निगेटिव में आया तो जो पॉइंट होगा वो वृत्त के अंदर में होगा, अगर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में आएगा तो वृत्त के बाहर स्थित होगा पॉइंट, और अगर c इक्वल टू 0 मतलब टोटल एक्स वाई की वैल्यू डालेंगे तो 0 आ गया, इसका मतलब कि वृत्त पर ही स्थित होगा, वृत्त के परिधि पे, ऑन लाइन पे स्थित होगा। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7, 8 का परिवर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये देखना आपको किस क्वाड्रेंट में है। एक बार देख लीजिए, जैसे एक ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस साइड आएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, ये होगा माइनस वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स लिखते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस का होगा, फोर्थ में एक्स प्लस और माइनस का वाई हो गया। 7 और 8 को देखने से हमें ये पता चला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स के सापेक्ष, इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष में हम इसको क्या करें, सिंपल से प्रतिबिंब बना रहे हैं। इसको क्या किए, एक्स के तरफ पकड़े और इसको ऐसे घुमा मोड़ दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 7 और 8 यहाँ आ जाएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन साइन चेंज होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पे वाई क्या था, यहाँ पे 7 और 8 था, वाई प्लस का 8 था, एक्स प्लस का 7 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई होता है, 7 होगा माइनस 8 होगा। कौन सा ऑप्शन, डी सही है। ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष में। अगर हमें यही पूछ लेता वाई एक्सिस के सापेक्ष में, वाई एक्सिस के सापेक्ष में पूछता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो परिवर्तित प्रतिबिंब बनता वो किस में बनता, सेकेंड में बनता, और सेकेंड का किस में बनता, फर्स्ट में बनता। इसी तरह अगर पूछते तो फोर्थ का वाई एक्सिस के सापेक्ष, तो वाई का फोर्थ का बनता थर्ड में, और थर्ड का बन जाता फोर्थ में। एक्स एक्सिस का क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका प्रतिबिंब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इसी तरह अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। पिछली बार बहुत बवाल कटा था इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए यही रहता, -7 और 8 यहाँ पे रहता, तो ये इसमें आता क्या होता, -7 -8 होता। ये माइंड में रखना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है। ये देखिए क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई दिया, मान लेते दो संख्या है तो 14, वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर्ड प्लस माइनस वाई स्क्वायर्ड होगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 56 में 14 से भाग देंगे तो 4। हमें संख्या बताना है, एक बार जोड़ देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा,
14 4 18, 18 का आधा 9, एक बार घटाएंगे तो y का वैल्यू निगेटिव में आएगा। 14 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 10, 10 का आधा 5, निगेटिव में माइनस का 5, तो 9 और 5 माइनस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बताइए इस क्वेश्चन, इफ x बराबर 1/√2 + 1। अब स्टूडेंट क्या करता है, पहले ये तेज बनेगा, पहले एक का वैल्यू यहाँ रख देगा, अपने आप को एकदम चाहता है परेशान करना। अरे क्यों करें, देखो यहाँ पे √2 और ये अगर आप x का परमीकरण कर देंगे, इसका मतलब कि ऊपर नीचे √2 - 1 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा √2 + 1 इंटू √2 - 1 हो जाएगा। ये a + b इंटू a - b हो गया, बोलेंगे बिल्कुल, तो ये हो गया a² - b²। √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो नीचे तो 1 बचेगा तो कोई मतलब ही नहीं, ऊपर में √2 - 1, यही है। ये किसका वैल्यू आया x का। हमसे पूछा था x + 1, तो x दोनों साइड अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कोई गलती तो नहीं करेंगे, नहीं। √2 - 1 + 1, प्लस 1 से -1 कट गया, क्या बचा √2। सो सिंपल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक ए। अपने आप को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन करना है। आइए, दशमलव है ये, मिक्स फ्रैक्शन है, बार वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आइए करते हैं। ये दिया गया 3.127 पे बार, तो हम जो भी बार के क्वेश्चन में दशमलव के बाद वाले पे छेड़खानी करते हैं, ये हो जाएगा 3 + 0.127 का बार का मतलब क्या होगा, बोलो सर। ये होगा 127, 127। जितने डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना 0, माइनस जितने पे बार नहीं था वो घटा देंगे, हो गया। क्योंकि दशमलव से पहले हम कोई भी काम नहीं करते, जो भी काम करते हैं दशमलव के बाद करते हैं। ये हो गया 3 + 127 में से 12 जाएगा 115 बट्टा 90, कट रहा है किसी से 5 से, कट रहा है 5 से, 18 पंच 90, 180 हो जाएगा, 23 पंच 115 हो जाएगा, 18 3 54 और 23 54 23 563 डिवाइडेड बाय 180। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 563/180 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आपको हर क्वेश्चन मॉक में बताया गया है, आप करेंगे बहुत बेनिफिट होगा। देखिए क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि एग्जाम स्टूडेंट क्या करेगा, अननेसेसरी परेशान हो जाए, पहले ये 5 का रख देगा। हम बोलते क्यों रखना है, 10y बताना है, 10y, अगर y² कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा y², अंदर में क्या बचेगा √y - 1 बचेगा, बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होगा 10, 5 का स्क्वायर 25, y के जगह पे हम अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, √4 कितना हो जाएगा 2, 25 का 2 गुना 50, 50 का गुना 100 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। नहीं तो आप करते 125 में से 25 घटाते, फिर बाहर निकालते, फिर 5 से करते, आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता। बताइए, बोले जब 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर होगा। ये बोला मान लेते हैं x 15, आप ऐसा करेंगे 19 - x बराबर 3/4, तो x का वैल्यू आ जाएगा, आप बता देंगे। हम बोलते देखो 15 अंश में जो संख्या घटाएंगे वही हर में घटाएंगे, जब घटा रहे हैं इसी में से कोई घटाएंगे तो हमें क्या आएगा 3/4। ये 4 से आप क्या सीख रहे हो, 19 में हम जो संख्या घटाएंगे तो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 15 में अगर जो संख्या घटाएंगे तो वो क्या आना चाहिए 3 का मल्टीपल। ये बताओ अगर हम नीचे 19 में से 5 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 14, क्या ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, या
12 होना चाहिए, नहीं है। 19 में से 9 घटा रहे हैं तो 10 आ रहा है। क्या 4 का मल्टीपल 10 है? नहीं है। 19 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 13। 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 3 नहीं है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। क्रॉस वेरीफाई कर ले। 19 में से 3 घटाएंगे तो 16। हाँ, 4 का मल्टीपल है, 4 चौक 16। क्या 15 में से 3 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? बोलेंगे 12। क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ सर, 3 चौक 12 होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आप अगर यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा और खुश हो जाएंगे। कुछ चीज को ऑप्शन से जाएंगे तो टाइम बचेगा, इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्हाट इज द HCF ऑफ n and n+1 where is a natural number? where n is a natural number। देखो n और n+1 का मतलब क्या होता है? दो लगातार संख्या। मान लें n के जगह पे हम 3 मान लें, अगला संख्या क्या होगा? 4। अगर मान लें हम मान लें क्या n के जगह पे 7, अगला संख्या क्या होगा? n+ होगा। अब बताइए, दो लगातार संख्याओं के बीच में तक कोई कुछ कॉमन होता ही नहीं, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब दो लगातार संख्याओं के बीच का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कभी कभी आपको इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देगा, बोलेगा कि दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका आपस में HCF 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो यही हो गया। 3 और 4 क्या है आपस में? को प्राइम है, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। बताइए क्या दिया गया है? x³ प्लस y³ बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 6, देन 1/x प्लस 1/y का वैल्यू बताना है। 1/x प्लस 1/y का वैल्यू जब बताए तो आप इसमें क्या दिमाग लगाओगे, उसके लिए ये पहले देखो हमें निकालना क्या। 1/x प्लस 1/y, अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? xy, ऊपर में क्या होगा? x प्लस वाई। आप बोलोगे सर देखो x प्लस वाई तो हमें पता है, xy नहीं पता है। और आपको xy निकालना है कब? जब x³ प्लस y³ का वैल्यू दिया गया हो और x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया। आप बोलोगे सर हमें एक फॉर्मूला पता है कि डायरेक्ट लिख दे। तो चलो आप याद कर लो, x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा? आप बोलोगे ये होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल। x प्लस वाई क्या है? 6 है, तो 6 का क्यूब बराबर x³ प्लस y³ कितना है? 36 प्लस 3xy क्या है? पता नहीं। ये क्या? x प्लस वाई है। ये क्या है? ये क्या? x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना है? 6। अब 6 का क्यों 36 ना करो, क्योंकि ये पता यहाँ से 18 आएगा, यहाँ से 18 आएगा। अगर हम यहाँ से 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस वाई, यही बचेगा। ये बता 6 को 3 बार गुना करना है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 6 गुना 6 गुना 2 गुना 3 लिखा हुआ। ये पूरा क्या इसमें 18 है ना? एक लाइन और लिख लो। ये क्या होगा? 6 गुना 18 गुना 2, यही होगा। 18 से 18 कट गया, 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10। एक्स वाई का वैल्यू कितना आया? 10 आया। आ गया। हमें पता है x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 6। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 3 दूनी 5 दूनी 3/5। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करें। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को इतना जल्दी पढ़ेंगे, यकीन मानिए कि आप या तो पहला आंसर लगाएंगे या ऑप्शन डी लगाएंगे। अगर आप जितना जल्दी में पढ़ना चाहते हो तो या तो ऑप्शन ए लगाएंगे, नहीं तो ऑप्शन डी लगाएंगे, और दोनों ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो।
दिया गया 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमानुपात रेसिप्रोकल के योग, पहले उसके रेसिप्रोकल का योग करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल इनमें से किसके बराबर है, मतलब 2 बार रेसिप्रोकल करना है। क्या बोलना, 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/5, 9/5 का क्या होगा 5/9 होगा। योग करना है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9×5 = 45, 9×7 = 63, 5×5 = 25, 63, 25 = 88। ये हम क्या किए, इस संख्या का रेसिप्रोकल कर लिए हैं, इसका हम क्या किया रेसिप्रोकल करके जोड़ दिए हैं। अब जो भी वैल्यू आया है हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मतलब पलट देंगे। ये क्या होगा 45/88। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट सर उल्टा ही तो करना, पहले जोड़ लेते फिर उल्टा कर लेंगे, ना ना मामला गंभीर हो जाएगा। 2 + 3 कभी भी 1/2 + 1/3 के बराबर नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं मानते, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसा दे दे कि स्क्वायर या स्क्वायर ही देगा, यहाँ पे स्क्वायर का जो भुजा होगा साइड होगा वो त्रिभुज के साइड के बराबर है, तब आप सिंपल करना 12 का डबल कर देना, या जो भी संख्या यहाँ देगा उसका डबल 24, बस यही आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मान लेते हैं वो भी क्या हो, दोनों इक्वल है तो b मान लेते हैं, 20 × 20 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, देखो b से b कट गया, h बराबर क्या आ गया 2b। हम यहाँ पे हाइट निकाल लिए, बोल देते हैं हाइट अगर 12 होता तो हाइट हो जाता, तो यहाँ पे हम जो भुजा बोलते वो h × h बोलते हैं। मतलब हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, कभी आधार पूछ लेता तो आधार भी क्या होता 2 गुना होता, या अगर हमसे ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई भी 2 गुना होगा किसका, जो भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उसका, तो ये 24 हो जाएगा। समझ गए, या आप ऐसे कर लेना ज्यादा कंफ्यूजन हो तो। आधार दिया गया 12, h हमें नहीं पता है, ये क्या होगा वर्ग का एरिया, बोलोगे सिंपल 12 का स्क्वायर 144। एग्जाम में आप बोलोगे सर देखो हमें 12 का स्क्वायर पता है, यहाँ पे तो नहीं पता है, एग्जाम में आपको पता है 12 × 12 लिखो, क्योंकि 144 नहीं लिखना, काटने में दिक्कत होगा। देखो 12 से 12 काट देना, ये सीधा बोलना h बराबर 24। अब ये मत 144, देखो तुम क्या गलती करोगे पता है हमें, तुम ऐसे करोगे हाफ इंटू 12 × h, हाइट निकालना है सर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप क्या करोगे 12 से 144 नहीं काटोगे, पहले काटोगे 2 से 12 को काटोगे 6 बार में, अब 6 से जाओगे, मुश्किल आप ना खुद आप करते हो, 144 को 6 से काटोगे, फिर 6 दूना 12, 2 बचा, 6 चौक 24। अरे भैया ऐसा क्यों करना है, समझ रहे हो। तो चलिए आज के 30 के 30 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं, अभी और करेंगे मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं, आपके एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको करो, क्योंकि यही आपको लास्ट टाइम में बेनिफिट पहुंचाएगा। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, रोज मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।